हेलो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 7 संज्ञा वचन के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा जिसे हम अंग्रेजी में नाउन कहते हैं, वचन जिसे हम अंग्रेजी में नंबर कहते हैं। सबसे पहले हम वचन की परिभाषा पढ़ेंगे कि वचन कहते किसको हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का हमें पता चले उसे वचन कहते हैं। यहाँ आपकी किताब में 2 चित्र दिए हुए हैं। सबसे पहले एक घोड़े का चित्र बना हुआ है और एक पेड़ का चित्र बना हुआ है। एक वाक्य बना हुआ है यहाँ पर, घोड़ा दौड़ रहा है, यानी यहाँ पे घोड़ा हमें दिखाई भी एक ही दे रहा है और यहाँ पे क्रिया भी रहा है शब्द जो कि क्रिया है, तो यहाँ पे एक वचन की क्रिया लगी हुई है, तो ये एक वचन है। घोड़ा शब्द एक वचन है। पेड़ पर तोते बैठे हैं, तोते शब्द बहुवचन है क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा तोते की बात की जा रही है, तो ये बहुवचन है। इन वाक्यों के घोड़ा, पेड़, तोते शब्दों से एक या एक से अधिक होने का हमें पता चल रहा है। इस प्रकार शब्दों के अलग अलग रूपों से उसके एक या अनेक होने का पता हमें चल रहा है। अब हम वचन के भेद पढ़ेंगे कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। वचन के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। पहला होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। सबसे पहले हम एक वचन के बारे में पढ़ेंगे। एक वचन की परिभाषा होती है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से उसके एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। यानी इसमें क्या होगा कि शब्द के जिस रूप से केवल एक ही संख्या का हमें पता चलेगा वो एक वचन कहलाएगा। जैसे राहुल ने खिलौना खरीदा, खिलौना हमें पता चल रहा है कि एक खिलौने की यहाँ बात की जा रही है, खिलौना लिखा हुआ है। ऐसे ही निकिता ने संतरा खाया, संतरा से हमें पता चल रहा है कि एक संतरे की यहाँ बात की जा रही है, तो संतरा शब्द एक वचन है। ऐसे ही गाय, घोड़ा, माला, पुस्तक, नदी, चिड़िया, ये सब क्या है, एक वचन। यानी एक वस्तु का हमें पता चल रहा है इनसे, यानी एक व्यक्ति या वस्तु का हमें पता चल रहा है, तो ये सब एक वचन के उदाहरण हैं। वचन का दूसरा भेद होता है बहुवचन। बहु जैसा कि हम समझते हैं, बहु मतलब ज़्यादा। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। एक से अधिक मतलब वस्तु या व्यक्ति के अनेक होने का हमें पता चलेगा, वो बहुवचन कहलाएगा। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, मेज पर खिलौने रखे हैं। खिलौने यानी एक से ज़्यादा खिलौने की यहाँ बात की जा रही है, तो ये बहुवचन है। मैंने संतरे खरीदे, यानी एक से ज़्यादा संतरे की यहाँ बात की जा रही है, तो ये भी बहुवचन है। इसी तरह से गायें, घोड़े, मालाएं, पुस्तकें, नदियाँ, चिड़िया, ये सब बहुवचन हैं क्योंकि इनको पढ़ने से हमें पता चल रहा है एक से ज़्यादा व्यक्ति और वस्तुओं का बोध इनसे हो रहा है, तो ये सारे बहुवचन के उदाहरण हैं। अब हम वचन की पहचान पढ़ेंगे कि किस तरह से वचन को पहचाना जा सकता है। वचन की पहचान 2 तरह से होती है। पहली होती है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के प्रयोग के द्वारा, और दूसरी होती है क्रिया शब्दों के प्रयोग के द्वारा। सबसे पहले हम संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के प्रयोग के द्वारा वचन की पहचान पढ़ेंगे। वाक्य में आए संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से एकवचन और बहुवचन की पहचान हो जाती है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया हुआ है कि अंजलि ने केला खाया। अब यहाँ पे केला शब्द जो है वो संज्ञा है। अब इससे हमें पता चल रहा है कि ये संज्ञा शब्द से पता चल रहा है कि केला शब्द एक वचन है, एक वचन का वाक्य यहाँ दिया हुआ है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण दिया रखा है, अंजलि ने केले खाए। केले शब्द जो कि संज्ञा है और ये बहुवचन का वाक्य यहाँ दिया हुआ है, केले शब्द बहुवचन है। वह खेल रहा है, वह शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाने वाला शब्द है और ये सर्वनाम है, तो वह शब्द जो है वो एक वचन के रूप के साथ प्रयोग किया जाता है, तो सर्वनाम से भी हमें इसकी पहचान हो गई कि ये एक वचन है। वे खेल रहे हैं, यानी एक से ज़्यादा व्यक्तियों की यहाँ बात की जा रही है, बच्चों की बात की जा रही है, तो इससे भी हमें पता चल रहा है कि ये वे जो है वो बहुवचन की क्रिया के साथ प्रयोग किया जाता है, तो वे शब्द जो है वो बहुवचन है। इसी तरह से
घोड़ा घास खा रहा है और घोड़े घास खा रहे हैं। इसमें भी देखो घोड़ा शब्द से हमें पता चल रहा है जो कि संज्ञा है कि ये एकवचन है या बहुवचन। यदि यहाँ घोड़ा होगा तो क्रिया भी एकवचन की लगेगी और शब्द भी, घोड़ा शब्द भी एकवचन का आएगा। घोड़े शब्द भी बहुवचन है और क्रिया भी बहुवचन की आएगी। तो इसमें हमें पता चल गया कि ये क्या है, ये संज्ञा से इसकी पहचान हो रही है। सर्वनाम से यदि करेंगे तो वह आया है और वे आए हैं। वह आया है यानी कि एक वचन की ही क्रिया लगी हुई है। वह शब्द सर्वनाम का एक वचन का रूप होता है। वे आए हैं यानी एक से ज़्यादा व्यक्तियों की यहाँ बात की जा रही है, तो ये बहुवचन की क्रिया है। सर्वनाम में बहुवचन में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरे तरह से हम वचन की पहचान करेंगे क्रिया शब्दों के प्रयोग के द्वारा। कभी कभी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से वचन की पहचान जब नहीं होती है, यानी संज्ञा सर्वनाम से इनकी पहचान नहीं होगी, तो हम क्रियाओं से उसके वचन की पहचान कर सकते हैं। जैसे यहाँ कुछ उदाहरण भी दिए हुए हैं। पक्षी उड़ रहा है। उड़ रहा है शब्द क्या है, क्रिया, और ये एक वचन की क्रिया है। पक्षी शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों में ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसकी क्रिया से हम पहचानेंगे कि उड़ रहा है यानी कि एक पक्षी की बात की जा रही है, तो ये एक वचन का रूप है। पक्षी उड़ रहे हैं तो पक्षी एक वचन बहुवचन दोनों में प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे रहे हैं शब्द से हमें पता चल रहा है कि ये बहुवचन है। चौकीदार सो गया, इससे पता चल रहा है कि एक वचन है, और चौकीदार सो गए तो बहुवचन है। चौकीदार शब्द एक वचन और बहुवचन में समान रूप में रहेगा। ऐसे ही आदमी काम कर रहा है और आदमी काम कर रहे हैं। आदमी शब्द एक वचन बहुवचन में एक ही जैसा रहेगा, लेकिन क्रिया देखिए कर रहा है और कर रहे हैं, तो दोनों में अंतर है। तो क्रिया से इसकी पहचान हो रही है कि ये एक वचन है या बहुवचन है। इसी तरह से रविवार को डाकघर बंद रहता है, रविवार को डाकघर बंद रहते हैं। यहाँ पे देखो बंद रहता है और बंद रहते हैं जो कि क्रिया है, इससे पहचान हो रही है कि डाकघर शब्द एक वचन है या बहुवचन। तो हम इसकी क्रिया से भी वचन की पहचान कर सकते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। सदा एक वचन में रहने वाले शब्द, कुछ संज्ञा शब्दों का प्रयोग हमेशा एक वचन के रूप में होता है। जैसे टंकी में पानी भर लो, पानी शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाएगा। कठपुतली का नाच देखने के लिए भीड़ लग गई। भीड़ शब्द वैसे तो पूरे समुदाय का बोध कराती है, लेकिन यहाँ पे इसका रूप एक वचन के रूप में लिया गया है, ये हमेशा एक वचन में रहती है। सोना महंगा हो गया, सोना हमेशा एक वचन में होता है। चाय उबल गई, अब आप इसमें किसी भी तरह का वाक्य बनाओगे तो ये चाय शब्द चाय ही रहेगा, एक वचन और बहुवचन में। इन वाक्यों में आए पानी, भीड़, सोना और चाय, ये शब्द एक वचन के रूप हैं। इनका प्रयोग हमेशा ही एक वचन में किया जाता है। इसके अलावा पीतल, लोहा, चांदी, जनता, घी, पेट्रोल, तेल, दल, झुंड, टोली, आकाश, वर्षा, सत्य या सच, झूठ, मिथ्या, सौंदर्य, बालू, ये सब शब्द जो हैं वो हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। हमेशा बहुवचन में रहने वाले शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा ही बहुवचन के रूप में किया जाता है। जैसे आप देखिए, नाई ने मेरे बाल काट दिए। बाल शब्द कभी भी एक बाल की बात नहीं की जाती है, एक से ज़्यादा बाल की बात की जाती है, तो बाल शब्द बहुवचन है। उसकी आँखों से आंसू निकल आए, आंसू शब्द भी हमेशा बहुवचन का रूप होता है। फॉर्म पर अपनी हस्ताक्षर कर दीजिए, हस्ताक्षर शब्द भी बहुवचन में आता है हमेशा। मेले से लोग अपने अपने घर चले गए, ये लोग शब्द जो है वो भी हमेशा बहुवचन में आता है। इसके अलावा प्राण, दर्शन, ये भी दोनों शब्द हमेशा बहुवचन में आते हैं। एक वचन शब्दों का बहुवचन में प्रयोग, कई बार क्या होता है कि एक वचन शब्द दिए होते हैं उसका प्रयोग बहुवचन के रूप में भी होता है। जैसे कि आदर सम्मान प्रकट करने के लिए पिताजी बाजार से लौट आए, पिताजी के लिए यहाँ आदर प्रकट किया गया है। लौट आए क्रिया यहाँ पे बहुवचन की लगाई गई है और पिताजी शब्द एक वचन है।
क्योंकि यहाँ सम्मान प्रकट किया गया है। माता जी कल दिल्ली जाएगी, यहाँ भी देखो जाएगी शब्द जो क्रिया है वो बहुवचन की है, क्योंकि यहाँ पर आदर सम्मान प्रकट किया जा रहा है। मंत्री जी भाषण दे रहे हैं, यहाँ देखो मंत्री जी भाषण दे रहे हैं, क्रिया बहुवचन की लग रही है और कर्ता जो है वो एक वचन का रूप है। लता दीदी अच्छा गाती है पे बिंदी लगी हुई है, वो बहुवचन का रूप है, क्योंकि यहाँ पे आदर सम्मान प्रकट किया जा रहा है, तो यहाँ पे इसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है। संबंधवाचक शब्दों यानी किसी शब्दों से रिश्ता बताया जाता है, संबंध बताया जाता है, वो उनमें भी बहुवचन के क्रिया का प्रयोग किया जाता है। इन वाक्यों में आए पिताजी, माताजी, मंत्री जी और दीदी शब्द एक वचन है। आदर और सम्मान प्रकट करने के लिए वाक्यों में इन शब्दों का प्रयोग बहुवचन में हुआ है। अहंकार प्रकट करने के लिए भी हमेशा बहुवचन का रूप, बहुवचन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर मेरी की मेरी, मुझे, मैंने के स्थान पर हमारी, हमें और हमने शब्द का प्रयोग किया है। यानी यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है, यह हमारी बस्ती है, कोई हमें छूकर तो दिखाए। तो यहाँ पे देखो मेरी की जगह हमारी शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पे वो अहंकार की बात की जा रही है। और मैंने की जगह हमें शब्द का, मुझे की जगह हमें शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ऐसे ही हमने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं, पुलिस अधिकारी ने कहा। यहाँ पे भी देखो मैंने की जगह हमने शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पे अहंकार प्रकट किया गया है। इसी तरह से बड़प्पन दिखाना, यानी कि नेताजी बोले यदि हम जीत गए तो कॉलेज खुलवा देंगे। यहाँ पे वो अपना बड़ापन सिद्ध कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं की जगह हम शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है। इसी तरह से तीसरा नियम ये बताता है कि अभिमान प्रकट करने के लिए, गर्व प्रकट करने के लिए हम अपने देश के लिए अपने प्राण दे देंगे, नौजवान बोला। यानी एक युवा व्यक्ति बोला कि हम देश के लिए अपने प्राण भी न्योछावर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं की जगह हम शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ अभिमान प्रकट किया गया है। दूसरा देखो उदाहरण, हमने अपहरणकर्ता से व्यापारी को छुड़ा लिया। यहाँ पे भी देखो हमने शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि बहुवचन रूप है। ये पुलिस आयुक्त ने कहा। तो ये भी यहाँ पे इन वाक्यों में मैं, मैंने के स्थान पर हम, हमने बहुवचन शब्द अभिमान प्रकट करने के लिए यहाँ प्रयोग किया गया है। वचन संबंधी कुछ ध्यान रखने योग्य बातें यहाँ बताई गई है। जैसे पहली बताई गई है कि मामा, नाना, चाचा, काका, दादा आदि संबंध सूचक शब्द जो होते हैं, वो संज्ञा, संबंध सूचक संज्ञा जो होती है उसका प्रयोग दोनों वचनों में एक समान होता है। यानी किसी भी प्रकार का वाक्य हो, एक वचन का हो या बहुवचन का, दोनों ही वचनों में समान क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। जैसे यहाँ देखिए मेरे बड़े चाचा जी आए हैं, यहाँ पे चाचा जी की बात की जा रही है, तो चाचा जी शब्द वैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन देखो क्रिया यहाँ बहुवचन की हो जाएगी, क्योंकि यहाँ आदर सम्मान बताया गया है आए हैं शब्द से। मेरे दोनों चाचा जी कानपुर में रहते हैं, चाचा की जगह चाचा ही रहेगा, लेकिन क्रिया यहाँ पे आदर सम्मान प्रकट करने के लिए बहुवचन की क्रिया यहाँ लगाई गई है, रहते हैं। मेरे मामा जी कोलकाता गए हैं, मामा जी शब्द वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि ये संबंध सूचक शब्द है। तो यहाँ पे क्रिया जो लग रही है वो बहुवचन की लग रही है आदर प्रकट करने के लिए। इस प्रकार जो संबंध सूचक शब्द हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे दोनों ही वचनों में, चाहे वो एक वचन हो या बहुवचन। जिन शब्दों के अंत में जाति, सेना या दल प्रयुक्त होते हैं उनका प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। यानी जाति की अगर बात की जाए, पूरे समुदाय की, सेना की या दल की बात की जाए, तो वहाँ पे हमेशा ही एक वचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, शत्रु सेना ने भारतीय सैनिकों के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। शत्रु सेना यहाँ पे देखो एक वचन का रूप यहाँ दिया हुआ है, और आत्मसमर्पण कर दिया ये क्रिया भी एक वचन की दी हुई है। ऐसे ही पर्वतारोहियों का दल तेजी से आगे बढ़ा। अब यहाँ पे देखो क्रिया बहुवचन की लगी हुई है और दल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो यहाँ पे दल, समुदाय या जाति की अगर बात की जाएगी तो वो हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग की जाएगी।
तीसरा नियम ये बताता है कि गाय, भैंस, बकरी जैसे शब्द युग्मों का बहुवचन बनाने के लिए केवल अंतिम शब्द में ही परिवर्तन किया जाता है। यानी इस तरह के जो शब्द युग्म आते हैं, जो जोड़े आते हैं, उनमें बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ होता है, उसमें आगे वाले शब्द में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। बहुवचन रूप बनाने के लिए पीछे वाले शब्दों में परिवर्तन किया जाता है, यानी पीछे वाले शब्द को बहुवचन के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसे यहाँ उदाहरण है, भेड़ बकरियाँ मैदान में घास चर रही है। यहाँ भेड़ शब्द जो कि पहला शब्द है और बकरियाँ, बकरी शब्द को बदलकर बहुवचन रूप बकरियाँ कर दिया, लेकिन भेड़ शब्द में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो इस प्रकार ये भेड़ बकरियाँ शब्द हमने बहुवचन में अंतिम अक्षर को बहुवचन में बदला है। गाय भैंसे तालाब में नहा रही है। अब यहाँ पे देखो क्रिया तो बहुवचन की लगी है, नहा रही है, चर रही है, लेकिन यहाँ पे आगे वाले शब्द में कोई परिवर्तन नहीं किया है। परिवर्तन सिर्फ पीछे वाले शब्द में किया गया है और वो बहुवचन का रूप पीछे वाले शब्द को बनाया गया है। पहला नियम है कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाकर, यानी ऐसे शब्द जो कि स्त्रीलिंग रूप है और जिसमें उच्चारण करने पर आ की ध्वनि हमें सुनाई दे रही है, वो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। उसको बहुवचन में बदलने के लिए हम ए शब्द को जोड़ेंगे। जैसे बालिका, का में आ की मात्रा लग रही है और आ की ध्वनि हमें सुनाई दे रही है और ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसमें हम ए लगा देंगे, बालिकाएं। ऐसे ही कथा, कथाएं, माता, माताएं, सभा, सभाएं, माला, मालाएं, भाषा, भाषाएं, सभा, सभाएं, शिष्या, शिष्याएं, लता, लताएं, कन्या, कन्याएं, निराशा, निराशाएं, महिला, महिलाएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, कक्षा, कक्षाएं। अब ये शब्द सारे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द थे, इनमें ए लगाकर हमने इसका रूप बहुवचन रूप बनाया है। दूसरा नियम ये है कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ के स्थान पर ए लगाकर, यानी अकारांत स्त्रीलिंग शब्द जो भी होंगे उसमें हम अ की जगह ऊपर ए की मात्रा हम लगा देंगे। जैसे कि दीवार शब्द अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसका उच्चारण करने पर हमें अ की ध्वनि सुनाई दे रही है, तो हम पीछे वाले वर्ण में हम ए की मात्रा लगा देंगे। दीवारें, पतंग, पतंगें, आँख, आँखें, मूछ, मूछें, कमीज़, कमीज़ें, परात, परातें। ऐसे ही सलवार, सलवारें, छड़, छड़ें, राह, राहें। ऐसे ही देखिए पुस्तक, पुस्तकें, टांग, टांगें, चप्पल, चप्पलें, मेज, मेजें, गेंद, गेंदें, बात, बातें, रात, रातें। इस तरह से इन शब्दों में सब अकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, इनमें ए जोड़कर हमने बहुवचन रूप बनाया है। तीसरा नियम यह है कि ईकारांत छोटी ई और ईकारांत बड़ी ई शब्दों के अंत में या जोड़कर ई को ई कर दिया जाता है, यानी बड़ी ई को छोटी ई में बदलकर पीछे या शब्द जोड़ दिया जाएगा इकारांत और ईकारांत शब्दों में। जैसे देखिए टोपी, टोपी में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है और अब इसमें बड़ी ई की मात्रा को हम छोटी ई की मात्रा में बदल देंगे। प पे जो छोटी ई की मात्रा लगी है उसको हम बड़ी की मात्रा लगी है उसको छोटी ई की में बदल देंगे और पीछे या जोड़ दिया, टोपियाँ। ऐसे ही मुर्गी में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है तो ग की मात्रा को हम छोटी ई की मात्रा में बदल देंगे और पीछे या जोड़ देंगे, मुर्गियाँ। देवी, देवियाँ, परी, परियाँ, मछली, मछलियाँ, संधि, संधियाँ। तो इन शब्दों में हमने बड़ी ई की मात्रा को छोटी ई की मात्रा में बदल दिया है। इसी तरह से तितली, तितलियाँ, चूड़ी, चूड़ियाँ, सब्जी, सब्जियाँ, साड़ी, साड़ियाँ, रोटी, रोटियाँ, राखी, राखियाँ, लड़की, लड़कियाँ, चिट्ठी, चिट्ठियाँ। इन सब शब्दों में हमने ई को छोटा ई में बदल दिया है और या हमने अंत में जोड़ दिया है। ये सारे ईकारांत और ईकारांत शब्द हैं। या अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों से में अंतिम या को या में बदलकर, यानी ऐसे शब्द जिनमें उच्चारण करने पर हमें या की ध्वनि सुनाई दे, उसके हम अंतिम या जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, उसके या को हम या में बदल देंगे, चंद्र बिंदु लगा देंगे उस पर। जैसे गुड़िया, गुड़ियाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ, बुढ़िया, बुढ़ियाँ, खटिया, खटियाँ, डिबिया, डिबियाँ, चूहिया, चूहियाँ। और इसी तरह से देखिए
चुटिया चुटियाँ, बंदरिया बंदरियाँ, डिबिया डिबियाँ, बिटिया बिटियाँ, खटिया खटियाँ। इन शब्दों में हमने अंतिम या में चंद्र बिंदु लगा दिया है। आकारांत पुल्लिंग शब्दों में अंतिम आ के स्थान पर ए लगाकर, यानी आकारांत पुल्लिंग जिसमें पुरुष जाति का हमें बोध होगा और आ की ध्वनि सुनाई देगी, तो उच्चारण हम करके देखेंगे। झंडा, झंडा में हमें आकारांत शब्द आ की ध्वनि हमें सुनाई दे रही है, तो हम इसको ए में बदल देंगे झंडे। तोता तोते, पंखा पंखे, अंडा अंडे, लोटा लोटे, कौवा कौवे, संतरा संतरे, केला केले, खरबूजा खरबूजे, गधा गधे, मटका मटके, समोसा समोसे, बस्ता बस्ते। इस तरह से आकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ की जगह हम ए में बदल देंगे। अंतिम अक्षर में आ की मात्रा को हटाकर ए की मात्रा हम लगा देंगे। उकारांत उकारांत और ओकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए जो कि चंद्र बिंदु लगा हुआ है जोड़कर ऊ और ऊ को ऊ कर देंगे, यानी कि छोटा ऊ या बड़ा ऊ। छोटा ऊ दिया हुआ है तो उसको बड़े ऊ में बदल देंगे, और जो छोटा ऊ दिया हुआ है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए यहाँ उदाहरण दिए हुए हैं। वस्तु, वस्तु में ऊ की ध्वनि हमें सुनाई दे रही है, छोटे ऊ की, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा ऊ की मात्रा में, बस पीछे हम ए लगा देंगे। वस्तुएं। वधु, इसमें बड़े ऊ की मात्रा है तो हम बड़े ऊ की मात्रा को बदलकर ध में छोटे ऊ की मात्रा लगा देंगे और पीछे ए जोड़ देंगे। वधुएं। ऋतु, ऋतुएं। इसी प्रकार बहू में बड़े ऊ की मात्रा है तो हम इसको ह की जो मात्रा है उसको हम छोटे ऊ की बना देंगे, बहुएं। धेनु, धेनुएं। गो, गोएं। गौ में ओ की मात्रा है, गोएं, क्योंकि इसमें कोई ऊ की मात्रा नहीं, औ की मात्रा है तो बस ए जोड़ देंगे, गोएं। इसी तरह से हम कुछ और उदाहरण आपको बताती हूँ मैं। वस्तु, वस्तुएं। देखो छोटे ऊ की मात्रा लगी है त में, और बाद में इसमें परिवर्तन किया तो भी छोटे ऊ की मात्रा ही रहेगी। एक अंतिम नियम यहाँ दिया हुआ है कि कुछ शब्दों के साथ गण जन वृंद और वर्ग लगाते हैं। ये एक नियम है। जैसे कि कवि, कवि के साथ गण शब्द लगाएंगे, प्रजा के साथ प्रजाजन, पक्षी के साथ पक्षी वृंद, शिक्षक के साथ शिक्षक गण, मुनि के साथ मुनिजन, छात्र के साथ छात्र वृंद, गुरु के साथ गुरुजन, साधु के साथ साधुजन, कर्मचारी के साथ कर्मचारी वर्ग। इसी तरह से अध्यापक के साथ अध्यापक गण, युवा के साथ वर्ग। इन शब्दों का प्रयोग बहुवचन रूप बनाने के लिए किया जाता है। ये एक वचन का रूप दिया हुआ है, अगर इसको बहुवचन में बदलेंगे तो इन शब्दों का प्रयोग करेंगे गण जन वृंद और वर्ग शब्द का। इस प्रकार हमने संज्ञा वचन के पूरे नियम पढ़ लिए हैं। संज्ञा वचन की परिभाषा हमने पढ़ ली है, समझ ली है। इस तरह से हमने इसके सारे नियमों को पढ़ लिया है और ये पाठ हमारा पूर्ण हुआ। संज्ञा वचन के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया है। धन्यवाद।